नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत की और बेसहारा महिलाओं को भी सौगात देने का काम किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर कीर्तन में शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की भी कामना की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकाले जा रहे नगर कीर्तन में शामिल होकर पालकी साहिब के समक्ष माथा टेका और प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने गुरु नानक देव जी की मेहर पूरे प्रदेशवासियों पर बनी रहे और हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसकी प्रार्थना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी के रास्ते पर चलना चाहिए और उनके दी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गुरु नानक देव जी भारत की समृद्ध संत परंपरा के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं, विचार एवं मानव मात्र की सेवा के प्रति उनका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज है। हम गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालकर करुणा, समता और परस्पर सौहार्द पर आधारित समाज बनाने का संकल्प लें। डेरा कार सेवा में बाबा सुखा सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सिरोपा भेंट किया। बहुत ही आज खुशी दी गल है कि श्री गुरु नानक देव जी की आज इस गुरपुरब से जी यात्रा निकल रही है। मैं पूरे समाज नूं अपने वालों अपनी सरकार दी वालों बहुत बहुत बधाइयां देना है और बहुत शुभकामना करना और उम्मीद रखना है कि बाबा जी की कृपा सब ते बनी रहे, सारे लोग खुशहाल हों। गुरु नानक देव जी की संदेश है कि सब नूं कीरत करनी, ਉਹਦੇ उपलक्ष्य में की कहोगे? देखो, गुरु नानक देव जी की सिੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ समाज ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किरत करना, वंड छकना और ये जो उन्होंने उपदेश दिते है, ये अपने आप जनता को सुख पहुँचाने वास्ते ये गल्लां सब नूं अडॉप्ट करनी चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 6 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय उत्तर रक्षा गृह भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के 6 करोड़ में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। अभी उनमें से ये एक भवन बनकर तैयार हुआ है। जो महिलाएं असहाय हैं, जिन्हें सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसी महिलाओं के लिए नारी निकेतन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि साथ ही में वर्किंग वुमन हॉस्टल भी बनाया जाएगा। दूसरी ओर इस भवन में 4 फ्लोर हैं। इस नई बिल्डिंग में बच्चों को कई सहूलियतें मिलेंगी और साथ ही बच्चियों को अच्छा वातावरण मिलेगा। राजकीय उत्तर रक्षा गृह करनाल वर्ष 1982 से कार्यरत है। पूरे हरियाणा में नारी निकेतन संस्था एक ही है जो करनाल में स्थित है। ये संस्था 18 वर्ष से ऊपर की बेसहारा महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं को कोर्ट के आदेशों से या प्रशासन के आदेशों से संस्था में दाखिल किया जाता है, जो कि विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट में विचाराधीन है, संस्था में रहते हुए इन बेसहारा और गुमशुदा महिलाओं को समाज में फिर से स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसी महिलाओं को परामर्श के माध्यम से उनके घर का पता लगाकर अन्य राज्यों व जिलों में समन्वय स्थापित करके उनको वापस उनके घर भेजा जाता है। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा व प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्तमान समय में इस संस्था में 25 महिलाएं और लड़कियां रह रही हैं। आता जाता तो करनाल में रुकता हूँ और यहाँ आने के बाद ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग्स बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है। ये बन के तैयार हुआ है, इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो हमारे यहाँ जिले बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल
ये भी बनाया जाएगा। और ये सारी जो प्रकल्प है ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए, तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। तो इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा, इसका बहुत बड़ा लाभ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद में बच्चियों के साथ शोषण मामले पर कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, आरोपी प्रिंसिपल को जेल भेज दिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्कूल में भी नया स्टाफ रखा गया है ताकि माहौल में बदलाव आ सके। जहां तक स्कूलों में शौचालय के मामले में न्यायालय की टिप्पणी की बात है, तो मई में ये डाटा दिया गया था, इसमें पुराना आंकड़ा था। अब अगली तारीख पर अपडेट स्थिति से न्यायालय को अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश में 14,500 विद्यालय हैं, इसमें 1962 में बने स्कूल भी हैं। स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि यात्रा हरियाणा में 30 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के शराब मामले पर कहा कि इस पर सरकार गंभीर है। सख्ती का प्रमाण ये है कि हरियाणा में 1600 करोड़ रुपए की एक्साइज की ड्यूटी बढ़ाई गई है। काफी गिरफ्तारियां हुई हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हरियाणा ने देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य घोषित किया है। इस साल 386 रुपए रेट रखा गया है। अगले साल हो सकता है कि आचार संहिता लगी हो, इसीलिए अगले साल का गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है। अलग अलग चीजें हैं। जहाँ तक जींद का विषय है, जींद के विषय में हमने संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उनकी गिरफ्तारी उसके खिलाफ हो गई है और हम कोशिश करेंगे और इससे ज्यादा सख्त जो भी कोई कानून के दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। वहाँ नया प्रिंसिपल भेज दिया गया है। स्टाफ में भी कुछ लोगों को जिन्होंने इस बात का पता होते हुए भी छुपाने की कोशिश की है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि वहाँ उसका वातावरण ठीक बन जाए। बच्चियों से, उनके माता पिता से, वहाँ के स्टाफ से जो जानकारियां मिली है सख्त से सख्त कार्रवाई मिली है। तो जहाँ तक ये दूसरा विषय है, आपको पता है कि हरियाणा में 14,500 स्कूल है और 14,500 स्कूल पुराने भी हैं, नए भी हैं। इतने पुराने भी हैं उसमें जो 1962 के भी स्कूल ऐसे बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग सा नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए सारा प्रपोजल चल रहा है। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था उसको हमने बनाना शुरू किया। लेकिन ये जो एफिडेविट जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा है, ये मई का कोई एक एफिडेविट था, आज से 6 महीने पहले का। उसके बाद काफी कुछ सुधार किया जा चुका है। 14 तारीख को डेट लगी है, 14 तारीख को वर्तमान जो स्थिति है वो सारी हम बताएंगे। इसलिए ये बहुत पुराने 2017 के अंदर किसी ने कोई एक स्कूल के बच्चों ने कहीं ये डाल दिया था, कैथल के बच्चों ने, तो उसके संज्ञान में फिर मई के अंदर एक एफिडेविट लिया गया और वो सारा जो जानकारियां उनको दी गई हैं ठीक से उसकी जो अध्ययन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बड़ा बल्क को डाटा था, एकदम फ्रेश डाटा अभी 14 अगस्त को डेट लगी हुई है उसमें देंगे। सर, अभी डिमांड उठाई ही नहीं थी हमने, गन्ने का रेट जो है फिक्स कर दिया। आज भी सारे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा है, 386 रुपये हमने किया है और अगले साल का भी तय कर दिया क्योंकि आचार संहिता उस समय में लगी होगी, प्रदेश का चुनाव हो रहा होगा। हमने अगले साल का भी अभी 400 रुपया अगले साल मिलेगा, ये भी घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेलीकॉप्टर के जरिए करनाल पहुंचे थे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहां सीएम मनोहर लाल ने करनाल वासियों को सौगात देने का काम किया। खास तौर पर बेसहारा महिलाओं के लिए नारी निकेतन की सौगात इन महिलाओं के लिए काफी राहत भरी रही। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वेच्छा से पेंशन का त्याग करने वाले बुजुर्गों का आभार व्यक्त किया और हरियाणा में रह रहे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही हरियाणा सरकार की तरफ से योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के एक समान विकास के उद्देश्य से कार्य कर रही है। मनोहर सरकार ने खास तौर पर बुजुर्गों का खास ध्यान रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के कारण आज बुजुर्गों को समाज में खास सम्मान मिल रहा है।
और आज बुजुर्ग किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनोहर सरकार सबसे ज्यादा पेंशन देने का काम कर रही है। जो पेंशन आज 2,750 रुपए दी जा रही है, वही जनवरी से ये पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह हो जाएगी, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक होगी। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर वर्ग को ठीक से मिल रहा है या नहीं, या फिर उन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री इन योजनाओं का फीडबैक लेते रहते हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री हर सप्ताह ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हैं और उनसे इन योजनाओं को लेकर फीडबैक लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंशन का त्याग करने वाले बुजुर्गों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में कहा कि आप जैसे लोग देश व समाज की सच्ची शक्ति हैं। सेवा के भाव से इस बची हुई राशि को 22 जिलों में बनने वाले वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु के पात्र लोगों से उनकी पेंशन शुरू करने के लिए सहमति देने के बारे में संपर्क किया गया, तो 40,000 वरिष्ठ नागरिकों ने ये पेंशन लेने से मना कर दिया। ये सेवा एवं त्याग की भावना को दर्शाता है। हरियाणा के 40,000 बुजुर्गों ने बड़ा दिल दिखाया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी इन बुजुर्गों ने पेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। इससे सरकार के हर साल करीब 100 करोड़ रुपए बचेंगे। इन वरिष्ठ जनों के बड़प्पन को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बुजुर्गों के त्याग से बची धनराशि वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रमों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बुजुर्गों को 2,750 रुपए की दर से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है और वार्षिक आय 3 लाख से कम होती है। 1 जनवरी से पेंशन 3,000 रुपए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए हैं। बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्ग को लाइन में लगकर पर्ची बनवाना व अन्य काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। सीनियर सिटीजन कॉर्नर में पर्ची बनवाने से लेकर दवाई दिलाने तक का काम किया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना की शुरुआत भी की गई। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों का कुशल क्षेम जानने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता है तो वो डायल 112 पर कॉल करके जुड़ सकता है। अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में की जाएगी। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है और अन्य करनाल में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 14 जिलों में इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पानीपत, अंबाला, पंचकुला में ओल्ड एज होम चलाए जा रहे हैं। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। इसके अलावा 13 जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर और बहादुरगढ़ में 14 डे केयर सेंटर कार्यरत हैं। हरियाणा परिवार के बुजुर्ग साथियों, भाइयों बहनों, वैसे हर शनिवार मैं इस समय किसी न किसी एक श्रेणी के लाभार्थियों से बातचीत करता हूं, लेकिन आज थोड़ा अलग हट करके ऐसे बंधुओं से, ऐसे अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो किसी एक लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन त्याग भावना से, समर्पण भावना से उन्होंने उस लाभ को लेने से एक प्रकार से त्याग दिखाया है और ये कहा है कि इस पैसे का उपयोग समाज हित में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं और हमने जैसी अपनी योजना से
सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोग में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो सारथी योजना ये हमने एक बनाई है। प्रहरी योजना, सारथी योजना नहीं है, प्रहरी योजना। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात ये भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया, ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके। कुछ जिलों के अंदर अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, अंबाला है, पंचकुला है। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं।
कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है। इनकी अच्छा व्यवस्था वहाँ देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर के सायकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं, उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी बातचीत उनके सामने रख सकते हैं और आपका नाम दर्ज करेंगे। स्थानीय तौर पर आपको संपर्क किया जाएगा। फिर हम इन 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की सेवा के लिए अथवा ऐसे अन्य लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता के लिए भी हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, समाज का कार्य है। सरकार तो इसको करेगी ही, लेकिन समाज के लोग जितने आगे आएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा सबका लाभ होगा। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए सद्भावना भी चाहता हूं और आपकी जीवन सुखी आपका जीवन रहे, इस नाते से मैं प्रभु से कामना करता हूं। एक विषय मुझे और अंत में ध्यान में आता है कि आखिर जैसे कोई बुजुर्ग होता है, परिवार की भी चिंता करता है, परिवार में सदस्य होते हैं, युवा भी होते हैं, तो हमारे युवा वो कैसे उन्नति करें, तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, ये हर बुजुर्ग की इच्छा होती है। एक चिंता का विषय इस समय जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि हमारे कुछ युवा वो गलत आदत के कारण से कहीं ना कहीं संगति उनकी गलत हो जाती है, तो नशे के आदी होते जा रहे हैं। और नशे के आदी होने से अपना जीवन तो खराब करते ही हैं, परिवार का जीवन भी खराब होता है, समाज में विकृति पैदा होती है। तो हम ऐसे नशे को यानी नशा न करे हमारा युवा, इस ओर भी कुछ ना कुछ जरूर विचार करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। क्योंकि नशा सप्लाई करने वाले उनके खिलाफ सख्ती करना ये तो सरकार का काम है, लेकिन जन जागरण करना, जो नशे का सेवन करता है, जो इस प्रकार के ड्रग्स आदि लेता है, उसका जन जागरण ये समाज में सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। हम चूंकि पूरे जीवन में बहुत अनुभव ले चुके हैं, हमारे तजुर्बे अधिक हैं, तो इस तजुर्बे का अनुभव का लाभ हम इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जरूर हमको करना चाहिए। तो इस काम यदि हम करेंगे तो हम भी अपनी एक जीवन के अंदर एक भूमिका निभा पाएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपना ये पेंशन छोड़ने की बात कही है, तो ऐसी प्रेरणा क्या हम दूसरे लोगों में जगा सकते हैं, तो इस पर भी हम विचार करें। और साथ में एक प्रश्न और आपसे मैं करना चाहता हूं, आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा तो उसमें उनके उत्तर आएंगे कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 40,000 लोग जो पेंशन नहीं ले रहे, तो क्या ये निर्णय आपने अपने मन से किया है? कहीं किसी दबाव में तो नहीं किया गया है? और अगर दबाव में निर्णय किया है तो आपको निसंकोच बताना चाहिए, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और इस योजना में और लोग कौन शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी जरूर जो है हम जनता को जागरूक करें और इस नाते से आगे बढ़ें। 60 वर्ष से ऊपर के जो आय के लोग हैं, जो आयु के लोग हैं, इनकी हर प्रकार की सुविधा हम करना चाहते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से आप हमको बताएं, क्योंकि जो अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी लोगों का लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को हो, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस नाते से आपने ये सारी मेरी बात सुनी है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ साथ आपकी शुभकामना भी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं का भरपूर लाभ इन्हें मिल रहा है।
आज हरियाणा में हर कोई व्यक्ति 60 से ऊपर का हो जाए तो घर बैठे ही ऑटोमेटिक उनकी पेंशन बन जाती है। विभाग के अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं और उनकी पेंशन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए सेवा आश्रम बनाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में बढ़ते नशे के मुद्दे पर भी चिंता जताते हुए समाज में रह रहे बुजुर्गों से अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अनुभव से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है और आप ही समाज के युवाओं को सही राह दिखा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।